गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ चुके हैं, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है, आप उसको ऐसे समझिए कि एक टर्म इवेपोरेशन। पहले हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इवेपोरेशन। जरा समझिए इवेपोरेशन क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है तो आप कहेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उड़ जाएगा। तो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उड़ेगा तो हम लोग ये जो भी कपड़ा फैला रहे हैं जाड़े में, बरसात में, गर्मी में, वो कैसे सूख जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है जरा समझिए। कहीं भी कोई लिक्विड है, मान लीजिए ये कंटेनर है और इस कंटेनर में यहाँ लिक्विड है। ये लिक्विड क्या कर रहा है, हर जगह इस पे फोर्स लग रहा है, एक एट्रैक्शन फोर्स इधर 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 इधर, या इस पे एट्रैक्शन फोर्स नीचे लग रहा है, आपस में भी लग रहा होगा, ऊपर नहीं लग रहा कोई एट्रैक्शन फोर्स, इस पे ऊपर कोई एट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा। जो एयर आती है इस वाटर पे, वाटर मॉलिक्यूल से एयर आएगी, ड्राई एयर, और एयर क्या करती है, इसको सैचुरेट करती है। एक्चुअली ड्राई एयर जो है ना अनस्टेबल होती है, वो थोड़े वाटर में जब भीग गई तो मॉइस्ट एयर हो जाएगी, और मॉइस्ट एयर थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। तो इधर से ड्राई एयर आई और क्या की, इसको लेके एक लेयर चली गई, 100 डिग्री की जरूरत नहीं है, लेके चली गई। फिर अब नीचे वाले की तो नहीं ले जा पाएगी, क्यों, उसके चारों तरफ वाटर है, लेकिन ऊपर वाला लेयर गया, अब एक दूसरा लेयर पानी के ऊपर आ गया, फिर हवा आया उसको लेके गया, और धीरे 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 ये, ठीक है 1 महीने लगेगा, 2 महीने लगेगा, या हो सकता है और ज्यादा लगे, लेकिन पूरा पानी सूख जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मेरा मतलब समझिए। अगर आपके पास ओपन कंटेनर है, क्या है, ओपन कंटेनर, तो अगर ओपन कंटेनर है आपके पास तो ऊपर कंटेनर में क्या होगा, केवल इवेपोरेशन। क्यों, जो मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाएंगे वो फिर नीचे आएंगे क्या, नहीं, तो क्या होगा, केवल इवेपोरेशन। लेकिन अगर आपके पास क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, तब क्या होगा, क्लोज कंटेनर में क्या होगा, ये मान लीजिए क्लोज है, तो यहां से क्या होगा, ये ठीक है कि एयर तो अंदर रहेगा ही, ये ऊपर जाएगा मॉलिक्यूल्स, लेकिन ऊपर जाने के ऊपर क्यों जा रहा है, इसको एक एनर्जी मिल रहा है, और एक खास जगह जाने पे धीरे 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 क्या होगा, एनर्जी जीरो। एनर्जी जीरो होगी तो फ्री फॉल, नीचे गिर जाएगा। हम इसको ऊपर फेंके, इसकी एनर्जी जीरो हो गई, फिर ये मेरे हाथ में आ गया, नीचे गिर गया, तो क्या होगा, ये नीचे गिरने लगेगा। तो जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, उसी तरह से ये वेपर यहाँ एक और इकट्ठा हुआ, एक और इकट्ठा हुआ, एक और इकट्ठा हुआ, धीरे धीरे वेपर मिलके क्या बन जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये गिरेंगे धाम नीचे। इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। तो ओपन कंटेनर में क्या होगा, केवल इवेपोरेशन, लेकिन क्लोज कंटेनर में क्या होगा, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों। इसमें क्या होगा, इवेपोरेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा। ये क्लियर है। अच्छा, अब ये जो इवेपोरेशन है, अगर कोई पूछे आपसे डेफिनेशन कि जरा बताइए इवेपोरेशन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ कंटेनर into vapor molecule is known as evaporation। क्या हम लिख दे रहे हैं, spontaneous conversion
of liquid molecule of upper surface of कंटेनर, अपर सरफेस में जो भी लिक्विड है इसका ये है ना, कंटेनर into vapor is known as vapor molecules is known as इवेपोरेशन। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग इवेपोरेशन। अब जरा हम लोग देखते हैं कि इवेपोरेशन जो है किन किन चीजों पे डिपेंड करता होगा। तो दूसरा पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर्स affecting evaporation। देखिए कौन कौन से फैक्टर होंगे जो इफेक्ट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। क्या कंटेनर की शेप और साइज पे इवेपोरेशन डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि आप जरा सोचिए, अगर मैं एक गिलास पानी ले लूं, ये गिलास पानी है और मैं इसको छोड़ दूं, तो आप क्या देखेंगे? 1 महीने 2 महीने बाद, 2 महीने बाद भी आप आएंगे तो शायद इतना पानी था तो इतना होगा, बस हो सकता है 3-4 महीने में जा जाके ये खत्म हो। लेकिन इसी पानी को मैं लूं और सरफेस पे फेंक दूं, ऐसे ही छत पे फेंक दूं, या इसको मैं किसी थाली में रख दूं, बड़ा सा परात हो उसमें रख दूं, तो क्या होगा? ये 4 घंटे 5 घंटे 1 घंटे 2 घंटे में ही उड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कंटेनर ले रहे हैं उसके शेप पर भी और साइज पे भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन। उसका शेप जैसे जैसे होगा वैसा वैसा इवेपोरेशन। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। सेकेंड, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन। अब सरफेस एरिया क्या होता है जरा देखिए। जितना ज्यादा सरफेस रहेगा, अभी हमने क्या बताया था, ये लिक्विड है। आप जरा सोचिए, अगर ये 4 लिक्विड हैं तो हवा आएगा तो 4 ही लिक्विड को ना ऊपर ले जाएगा। लेकिन अगर ये सरफेस एरिया ज्यादा है तो क्या होगा? अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को ले जाएगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? हमारा बढ़ जाएगा। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, यानी इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है हमारा? टेम्परेचर। तीसरा क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को? देखिए, अब जितना ज्यादा, अभी वो मॉलिक्यूल्स क्या था हमारा, ये जो मॉलिक्यूल्स था ये हवा आ रहा था और इसको ऊपर ले जा रहा था। लेकिन अगर हम टेम्परेचर दें तो इसको खुद एक धक्का देंगे, खुद एक एनर्जी देंगे, तो ये और जल्दी इवेपोरेट होगा। तो टेम्परेचर क्या करता है? जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। कहने का मतलब कि टेम्परेचर भी इवेपोरेशन को इफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बॉन्डिंग बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, या उसको क्या कह सकते हैं? नेचर ऑफ लिक्विड।
नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड क्या है? जैसे आप अगर पेट्रोल ले रहे हैं, उसको रखिए और वाटर को रखिए, तो आप जानते हैं पेट्रोल के बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होती है। तो पेट्रोल के बीच अगर बॉन्डिंग नहीं होगी या वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेज, तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल जल्दी उड़ जाएंगे। और वाटर के मॉलिक्यूल्स, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो ये जल्दी नहीं उड़ेंगे। वही आप ग्लिसरीन ले लीजिए, तो ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल्स और जल्दी नहीं उड़ेंगे। तो क्या होगा, इससे क्या समझ रहे हैं हम कि नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है हमारा इवेपोरेशन। तो इन चार चीजों पे एक और हम देख ले रहे हैं, पांचवा, कि जो ड्राई एयर हमने बताया था ना, वो ड्राई एयर के फ्लो पे, सरफेस पे ड्राई एयर कितना तेज जा रहा है। मतलब हम लोग नहा के आते हैं तो क्या करते हैं, नहा के आए, खड़े हो गए, मान लीजिए कुछ देर के लिए, तौलिया से हम नहीं पूछ रहे हैं, खड़े हो गए, तो भी आधे घंटे बाद तो सूख ही जाता है। लेकिन वही फैन चला ले अगर, तो फैन चलाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा फास्ट सूखेगा। फैन के साथ साथ कोई और इधर से भी 2 फैन चला दें, ऊपर के फैन के अलावा, और जल्दी सूखेगा। यानी फ्लो ऑफ ड्राई एयर जो है, फ्लो ऑफ ड्राई एयर, तो ड्राई एयर का फ्लो जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके बोर्ड में भी ये दे सकता है। एक लाइन लिख में लीजिए आप कि ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। Dry air has tendency to absorb moisture and become saturate in it. And in order to do that, it increases the rate of evaporation. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग अब देखिए हम लोग क्या देखने जा रहे थे, वेपर प्रेशर। कहाँ आ गई, इवेपोरेशन। अभी हम वेपर प्रेशर से बताने जा रहे हैं। ये क्या था, लिक्विड। लिक्विड को हम लोग क्या कर रहे हैं, बंद। ठीक है, यहाँ है हमारा ये लिक्विड मॉलिक्यूल से, इसमें क्या है, एयर। एयर क्या करेगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या होगा, ये जैसे इस पूरे झुंड में से ये मॉलिक्यूल अलग आया, क्या बन जाएगा, वेपर। यहाँ आ गया वेपर, 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 दूर दूर है तो वेपर, है ना, ये वेपर। ये नीचे से ऊपर जा रहा है, क्या इसको बोलते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद ये मॉलिक्यूल्स पास पास आए और तब एक बूंद यानी कंडेंसेशन। क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। और कुछ देर बाद क्या हो रहा है, जितना इवेपोरेशन, क्योंकि अब तो वेपर पूरा हो गया जितना होना था, तो ये तो रुकेगा नहीं, इवेपोरेशन उधर से कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, और ये जिंदगी भर चलते रहता है। तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाए, उस समय जो इस लिक्विड के सरफेस पे या बर्तन के दीवार पे जो भी प्रेशर लगता है, उसी को कहते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। आप जरा समझिए कि when rate of evaporation and rate of condensation are equal, in that condition the pressure exerted by the vapor on the wall of container is known as vapor pressure of the liquid। तो जरा इसको देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारा हम t इक्वल टू 0 टाइम पे देख रहे हैं, t इक्वल टू 0 टाइम पे, तो शुरू में क्या है, कितने वेपर हैं हमारे बर्तन में, कितने वेपर हैं, 0, कुछ है ही नहीं, है क्या, नहीं।
मान लीजिए हम कह रहे हैं t इक्वल टू t समय t1 टाइम, ऐसे ही एक टाइम दे रहे हैं। उस समय हमारे बर्तन में थोड़ा सा कंटेनर में वेपर है, हमारे बर्तन में थोड़ा सा वेपर है x, लेकिन और क्या स्टार्ट हो गया है, इवेपोरेशन। लेकिन क्या इवेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर है? नहीं, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है कंडेंसेशन से, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, नीचे तो अभी आ ही नहीं रहा है, हल्का फुल्का आ रहा है। तो क्या इस समय प्रेशर नहीं लगेगा? इस समय भी प्रेशर लगेगा, क्योंकि ठीक है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों बराबर नहीं है, हमारा वेपर बहुत कम बना है, लेकिन जो भी बना है प्रेशर तो लगाएगा ना। तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे उसको? पार्शियल प्रेशर। और फिर एक ऐसा समय आएगा T इक्वल टू T2, उस समय क्या हो जाएगा, हमारे बर्तन में उस समय भी वेपर है। जैसे ये x है तो मान लीजिए x1 है, लेकिन अब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों आपस में इक्वल हैं। और जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाए, उसी समय जो प्रेशर लगता है उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। और ये मैक्सिमम प्रेशर है, इससे ज्यादा तो लगेगा ही नहीं। क्यों? अब तो हो चुका है ना, जितना ऊपर गया तो ऊपर से नीचे आया, इससे ज्यादा प्रेशर लगेगा नहीं। शुरू में कम प्रेशर, फिर और बढ़ा और वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम प्रेशर दैट कैन बी exerted by vapor on the wall of container। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या क्या समझे। पहला, वेपर प्रेशर का डिफिनीशन। अच्छा, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अभी आपको बताएंगे वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, शरबत का वेपर प्रेशर। तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी है, चीनी मॉलिक्यूल्स भी है ना, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी पढ़ रहे हैं केवल पानी। तो आप पहले तो डेफिनेशन नोट कर लीजिए कि द प्रेशर exerted by the vapor on the wall of container or water surface, liquid surface when rate of evaporation and rate of condensation becomes equal is known as vapor pressure। ठीक है, और ये वेपर प्रेशर बच्चों वाटर के केस में, इन केस ऑफ वाटर, बहुत बार आपको क्वेश्चन मिलेगा एक्वस टेंशन। क्या बोलते हैं? एक्वस टेंशन भी बोलते हैं इसको। तो बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा दिया है, तो एक्वस टेंशन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कैसे इसको करते हैं जरा समझिए। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड है ना, और यहां से लोग क्या करते हैं, ये बैरोमीटर है, ठीक है। ये बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी वेपर आएगा तो ये बताने लगेगा इतना mmHg कितना गया। तो क्या हुआ, ये लिक्विड थोड़ी देर हम छोड़ देंगे, ये लिक्विड वेपर बनेगा, वेपर बन के लिक्विड आएगा, वेपर बनेगा, होगा ना। और कुछ देर बाद ये जब सैचुरेट होगा, वैसे तो शुरू में भी वेपर बनेगा तो यहाँ जाके प्रेशर लगाएगा, लेकिन ये बढ़ते जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, उस समय बैरोमीटर की जो रीडिंग होगी वही होगा वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए अब इस वेपर प्रेशर में मिटा दें इसको। तो हम लोग क्या देखे कि जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ, तो दोनों क्या हो जाए, माने वाटर हमारा क्या है, लिक्विड, और फिर से वाटर क्या है,
वेपर माने गैस, दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो दोनों इक्विलिब्रियम में है, उसी को क्या कह रहे हैं हम लोग? उस समय जो प्रेशर लगा उसको कह रहे हैं वेपर प्रेशर। तो ये भी लिख लीजिएगा, वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ा दे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए हम केपी क्या लिख सकते हैं? आप गणित में पढ़े हुए हैं केपी क्या लिख सकते हैं? यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। गैस के लिए ही तो केपी लिखते हैं, इसके लिए तो नहीं लिखेंगे। तो केपी को क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये किसका लिख रहे हैं? गैस का। और यही किसके बराबर होगा? यही वेपर प्रेशर ऑफ H2O के बराबर होगा लिक्विड, यानी पार्शियल प्रेशर जो है यही इसके बराबर होगा और यही केपी भी होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ केपी भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज, लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। तो अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये इंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक? अरे हीट लगेगी ना, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो हीट लगेगी। क्या है? इंडोथर्मिक। और इंडोथर्मिक के केस में आपको पता है क्या होता है? अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो केपी बढ़ता है। तो इंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाएं तो केपी बढ़ेगा। आपको याद है ना, केपी किसी और चीज से नहीं बढ़ता है, घटता है, केवल टेम्परेचर, केसी और केपी, अगर आपको याद है तो केपी बढ़ेगा। और केपी बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी तो बढ़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अभी हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो आशा है आप लोग वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब जरा देखिए एक चीज और कि मान लीजिए ये है आपका एक कंटेनर और इस कंटेनर में ये है लिक्विड और नीचे यहाँ लिक्विड है यहाँ। अब ये लिक्विड क्या करेगा? वेपर बनेगा। ठीक, और यहाँ का वेपर लिक्विड अभी नहीं बनेगा जब तक वहां और ज्यादा वेपर्स ना आ जाए। तो दोनों चीज हो सकता है। हो सकता है कि ये पूरा का पूरा लिक्विड ही वेपर बन जाए और ऊपर से नीचे आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तब आएगा जब ये सेचुरेट हो जाएगा। अगर ये अभी भी अनसेचुरेटेड है तो क्यों नीचे आएगा? हम लोग कपड़ा फैला दिए, हवा आया, अनसेचुरेटेड, सारा पानी लेके चला गया। ऐसा थोड़ी है कि वो पानी लिया फिर कुछ गिराया, लिया तो वो क्या करेगा कि सारा का सारा लेके जा सकता है। हाँ, अगर उससे भी ज्यादा वाटर है तब फिर ये जाते जाते लास्ट में गिरने लगेगा। तो आप एक पॉइंट लिख लीजिए कि इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेस आफ्टर वेपर प्रेशर, नोट करिए, इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेस आफ्टर वेपर प्रेशर then some vapors will condense, some vapors will condense and if partial pressure decreases after vapor pressure, if partial pressure decreases after vapor pressure, then liquid will vaporize, liquid will vaporize until, और दो पॉइंट लिख लीजिए पहले में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ऑब्टेन्ड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर माने वेपर प्रेशर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ऑब्टेन्ड। और दूसरा, ऑल द लिक्विड विल वेपराइज, all the liquid will vaporize। ठीक है। दूसरा चीज इसके अलावा
ये कि वेपर प्रेशर केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे नहीं करता। माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह पे करता है, ये हम देखेंगे, लेकिन याद रहे कि मेन ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ये किस पे डिपेंड नहीं करता वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ये तो नोट कर लीजिए कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड does not depend on shape oblique size of container। शेप या साइज, कंटेनर के शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करता है, कॉमा वॉल्यूम ऑफ वेसल, जो भी कंटेनर हम लिए हैं, वेसल लिए हैं, उसके वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करता, और अमाउंट ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो हम लोग वेपर प्रेशर को आगे बढ़ा रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि मान लीजिए वो पेट्रोल, वाटर और क्या बताया था, ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल। तो क्या होगा ग्लिसरॉल, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं वेपर प्रेशर, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना है ना, उतना ही जितना एट्रैक्शन कम होगा उतना ही बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। बहुत ज्यादा एट्रैक्शन होगा तो बहुत एनर्जी लगेगी, है ना। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के उल्टा होगा, यानी होगा क्या, जब यहाँ पर ये पेट्रोल मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एट्रैक्शन नहीं होगा तो ये आसानी से उड़ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स आसानी से उड़ेंगे ही नहीं, और जब ग्लिसरीन और आसानी से नहीं उड़ेगा तो जो उड़ेगा ही नहीं तो वेपर प्रेशर कहां से लगाएगा, तो वेपर प्रेशर तो वैसे ही कम हो जाएगा। तो पहला क्या था हमारा, वेपर प्रेशर इस पे ऐसे डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे, और ये केवल दो ही चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, तो आप जरा समझिए। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वेपर प्रेशर बढ़ा। ठीक है, क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन ये आप लोगों में है थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहां पर इससे रिलेटेड चीजें, उसमें ग्राफ वगैरह भी पढ़ना है यहाँ नहीं। तो एक तो ये टेम्परेचर पे, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला और आता है, वो फॉर्मूला क्या है, लॉग क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से ही, ये आप लोगों के एग्जाम में अक्सर आता है। क्या होता है वो फॉर्मूला, लॉग P2/P1 इक्वल टू डेल्टा H, किसी को याद है तो मेरे साथ साथ बोले, 2.303 R, और यहाँ क्या होता है 1/P1।
T1 माइनस 1 बाई T2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका हम डेरिवेशन भी कराएंगे काइनेटिक्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें क्या है ना, जिसको हम प्रेशर कह रहे हैं, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। इसको प्रेशर कह रहे हैं ना, इसी फॉर्मूले पे उस प्रेशर की जगह पे आप वेपर प्रेशर रख सकते हैं। यहाँ इस P की जगह पे क्या रख सकते हैं, वेपर प्रेशर, Kp, Kc, Ksp, Kw, Ki, तो बहुत चीज जो है हम उसकी जगह पे रख सकते हैं। Ka, Kb, बहुत Ka, Kb, तो ये सब जो है फॉर्मूला यही रहेगा, ये बदलते जाएगा। हाँ, डेल्टा H की जगह पे कभी कभी एक्टिवेशन एनर्जी हम देखते हैं, लेकिन इसको हम लोग काइनेटिक्स चैप्टर में देखेंगे। अभी आप बस एक फॉर्मूला रख जाइए और ये समझ जाइए कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर से कैसे वैरी करता है। ठीक है, एक छोटा सा चीज और देख लेते हैं और फिर एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं छोटा सा। वेपर प्रेशर हम समझ गए। वेपर प्रेशर पे ही दो चीज आता है, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। एक क्या होता है, वोलाटाइल सब्सटेंस। हम किसी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ये वोलाटाइल है। वोलाटाइल सब्सटेंस में क्या होता है कि substances which have a definite value of vapor pressure। तो एक खास वेपर प्रेशर अगर है तो उसको कहते हैं वोलाटाइल। माने उसका जो वेपर प्रेशर है वो जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ तो होगा। तो अगर वेपर प्रेशर कुछ न कुछ है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोलाटाइल। तो जैसे इसमें क्या क्या एग्जांपल में आ सकते हैं, जैसे वेपर प्रेशर कुछ न कुछ होते हैं, आपके वाटर हो सकता है, मीथेनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है ना, टॉलुइन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। ये सब जितने हैं ना, इन सब पे क्या है, कुछ न कुछ वेपर प्रेशर होता है और इनको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। एक दूसरा क्या होता है बच्चों, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है कि हैविंग नो टेंडेंसी फॉर वेपराइजेशन। माने इसका कोई टेंडेंसी, नो टेंडेंसी नहीं लिख रहे हैं, नो टेंडेंसी ऑफ वेपराइजेशन। कोई टेंडेंसी नहीं होती है। जब वेपर बनने की टेंडेंसी नहीं होगी तो वेपर प्रेशर जीरो। वैसे तो दुनिया की कोई भी चीज नहीं है जिसका वेपर प्रेशर जीरो हो, कुछ न कुछ तो वेपर होते ही हैं। फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि जो सॉलिड है उसका वेपर प्रेशर जीरो। ठीक है, तो हम लोग ले सकते हैं, पर इसके एग्जांपल में कुछ नहीं है, फिर से समझ लीजिए। लेकिन हम लोग मान लेते हैं इसके एग्जांपल में कि जो सॉलिड होते हैं वो क्या है, नॉन वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल में तीन चीज तो आपके क्वेश्चन में बार बार आएगा। क्या क्या आएगा इसमें, एक यूरिया, बार बार हम लोग इसी पे क्वेश्चन करेंगे, एक ग्लूकोज, एक सुक्रोज। ये तीनों सबसे ज्यादा आएंगे। इथेनॉल भी आता है, इसका मास भी आपको याद कर लेना चाहिए। यूरिया का 60, ग्लूकोज का 180 और सुक्रोज का 342। अगर याद है तो ठीक है। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर वेपर प्रेशर हमारा कंटिन्यू रहेगा अगले क्लास में।
जैसे देखिए एक क्वेश्चन अगर आपसे ये कहे कि जैसे ये मेरा रूम है, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब मैं कहूं कि इस रूम में कितना वाटर मैं लूं कि वो पूरे रूम में सेचुरेट हो जाए, कितना वाटर लूं कि पूरे रूम में सेचुरेट हो जाए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो कंडेंस ना हो, मतलब वाटर लिए पूरा वाटर क्या होता है जरा समझिए, एक बबल पॉइंट होता है और एक ड्यू पॉइंट, वो हम अभी डिस्कस नहीं किए। आप ऐसे समझिए कि जैसे ये लिक्विड है, ये क्या होगा, पहला बूंद वेपर बनेगा, पहला मॉलिक्यूल वेपर बनेगा, और बनते 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 यहां से भी एक बार होगा कि पहला मॉलिक्यूल वाटर बनेगा, होगा ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये मॉलिक्यूल वेपर बना, वेपर बना, वेपर बना, और जैसे ये बनने को हुआ वही रोक दिए कि नहीं अब तुम्हें नहीं जाना है, बस। इसका मतलब क्या हुआ, और नीचे अब पानी भी नहीं बचा, सारे के सारे पानी उड़ गए, अब ऊपर से नीचे आता, लेकिन अब बस वही खत्म। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन। हम कह रहे हैं कि सेचुरेट।